कार्बन के बारे में बात की थी. We talked about carbon in detail and the topic was why chemistry of carbon is known as the chemistry of life. So we had several reasons for it. Is there anyone who can answer me why chemistry of carbon is known as the chemistry of life? My question is, how can you say that chemistry of carbon is the chemistry of life? It is a reasoning question. जी अलिशबा. This because carbon is a unique element जो अलग अलग बहुत सारे तरह के कंपाउंड्स बना सकता है और वो एक लाइट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बहुत सारे जो जिससे वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है. Who was giving the answer? Alishba, are you willing to answer the question or not? जी बेटा बोलिए. मिस कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है जो बहुत सारे तरह के कंपाउंड बना सकता है इसलिए वो इम्पोर्टेंट है और वो एक लाइट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है एक ही टाइम में. तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना अच्छी बात क्यों है? क्योंकि मिस फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन में काम आता है. हाँ, मतलब जो कार्बन का मॉलिक्यूल है जब वो 4 चीजों से एक साथ बॉन्ड बनाता है तो वो एक फ्रेमवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होता है और वो फ्रेमवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बड़े स्टेबल स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है जिसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को एक रूम से भी दी थी कि जो रूम होते हैं हमारे घरों के वो हमेशा चौकोर रखे जाते हैं क्योंकि जो 4 किनारों पर बनी हुई चीज होती है ना वो बड़ी स्ट्रांग होती है. 4 किनारों पर आप एक बड़ी सी बिल्डिंग भी बना सकते हैं लेकिन 3 किनारों का अगर आपने कमरा बनाया हुआ है तो उसके ऊपर अगर आप मजीद कमरा बनाएंगे ना तो लोग आपको मना करेंगे कि मत बनाओ ऐसा. इस वजह से क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ होगी ना वो वैसी नहीं होगी जैसे 4 कॉर्नर वाले किसी कमरे की होगी. ठीक है, तो ये बातें हमने कल कार्बन के बारे में करी थी. काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है बायोमोलिक्यूल से पहले ही. तो आज हम इंशाल्लाह ताला अपने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमने वाटर भी पढ़ लिया, हमने कार्बन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है वो भी पढ़ लिया. अच्छा, और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को 2 क्या कहते हैं प्रोसेसेस भी पढ़ाए थे. मेरे ख्याल में एक पढ़ाया था. कल मैंने आप लोगों को एक प्रोसेस पढ़ाया था जिसका नाम था कंडेंसेशन. कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिससे सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होती है. ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब है कंडेंसेशन. सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. ठीक है, 3 नाम थे, एक प्रोसेस था. प्रोसेस क्या था? एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से मिलता है तो क्या बनता है? पॉलीमर बनता है. ठीक है, तो एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से जिस प्रोसेस से मिलता है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन या फिर हम इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. क्यों? क्योंकि इसमें एक वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है. ठीक है, कल ये पढ़ा था आप लोगों ने. ठीक है, आज का टॉपिक बिल्कुल इसका ऑपोजिट है. अब हम पढ़ेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टूटते कैसे हैं? ठीक है, एक प्रोटीन मैंने खाया,
अब खाने के बाद मेरे जिस्म में जाकर अब ये पॉलीमर छोटे छोटे मोनोमर में टूटेगा ना, जाहिर सी बात है, मैंने खाया है इसको, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको ब्रेक डाउन करेगा, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू करेगा? इस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोलिसिस। सिंथेसिस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तोड़ने को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। फिर हाइड्रो का वर्ड आ रहा है वाटर का, तो जरा पढ़ लेते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। Another process which is just reverse of the condensation, एक ऐसा प्रोसेस जो कंडेंसेशन का बिल्कुल रिवर्स है, वो कहलाता है आपके पास हाइड्रोलिसिस, इन विच पॉलीमर्स आर ब्रोकन डाउन। वहां पर सिंथेसाइज हो रहे थे, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं। लिसिस, LYSIS, लिसिस इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ब्रेक डाउन। हम कोई भी चीज अगर तोड़ते हैं तो उसको लिसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉलीमर, यानी कि मैंने मछली खाई फॉर एग्जाम्पल, तो मछली में प्रोटीन काफी हाई अमाउंट में होता है। अब वो प्रोटीन अगर टूट रहा है, ठीक है, तो वो प्रोटीन जब टूटेगा तो एक पॉलीमर ब्रेक डाउन हो रहा है, किसमें? मोनोमर्स में। मोनोमर क्या होता है प्रोटीन का? जब प्रोटीन पढ़ेंगे तब बताऊंगी। दिस प्रोसेस इज अकम्पनीड बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अभी हमने बात की कि ये प्रोसेस एग्जैक्टली रिवर्स है किसका? कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन में वी सॉ द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। When the monomers were added together, water molecule was removed. Here, the process is just reverse. That is why water is added in this mechanism. ठीक है, नीचे डायग्राम देखें, एग्जैक्टली वही डायग्राम बनी हुई है जो मैंने कल आप लोगों को दिखाई थी। कल वाली डायग्राम में हमने क्या देखा था? कल वाली डायग्राम में हमने देखा था कि दो मोनोमर आपस में मिल रहे थे, एक से निकल रहा था H, दूसरे से निकल रहा था OH, दोनों मिलकर बन रहे थे H2O, ठीक है। यही चीज अगली डायग्राम में देखें, बिल्कुल ऑपोजिट है। अगली डायग्राम में H2O अटैच्ड है, जब ये एंटर होगा रिएक्शन के अंदर तो क्या होगा कि पॉलीमर जो है वो मोनोमर में टूट जाएगा, एक के पास जाएगा H और एक के पास जाएगा OH। ठीक है बेटा, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको कंडेंसेशन समझ में आ गया है तो आपको हाइड्रोलिसिस समझने में मुश्किल नहीं होगी। और याद रखिएगा कि जितने भी बायोमोलिक्यूल आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, सारे इसी प्रोसेस से बनते हैं और इसी प्रोसेस से टूटते हैं। तीसरा कोई नया प्रोसेस नहीं आता। इसीलिए टॉपिक की हेडिंग क्या है? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मैं चाहती तो यहाँ प्रोटीन लिख देती, मैं चाहती तो यहाँ पर पॉलीमर लिख देती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, इसी वजह से कि आप कंफ्यूज ना हो। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक बहुत बड़ी क्लास है। जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे इसी प्रोसेस से बनते हैं और इसी प्रोसेस से टूटते हैं। ये दोनों आपके पास जो डेफिनेशंस हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके पेपर में आती हैं। आप इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बुक की भी एक डायग्राम सेंड की थी बेटा, वो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बुक की एक डायग्राम मैंने आपको सेंड की थी कल के लेक्चर में, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। वो कंडेंसेशन की डायग्राम है, ठीक है। उसी के बराबर में हाइड्रोलिसिस की भी दी हुई है डायग्राम, वो मैं आज के लेक्चर के साथ आपको सेंड करूंगी, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा लास्ट क्लास में ना मैंने बुक के 2 टेबल्स भी भेजे थे आपको, मार्क भी करवाए थे क्लास के दौरान, और फिर उसके बाद जब क्लास खत्म हो गई थी तो मैंने बुक से लेकर उसकी इमेजेस भी भेजी थी, उनको भी आपने एमसीक्यूज के लिए देखना है, ठीक है। और थर्सडे को टेस्ट है आपका चैप्टर नंबर 1 का, बहुत बार बता चुकी हूँ, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जिसको नहीं पता वो सुन ले। अब हम चल रहे हैं चैप्टर के मेजर टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बेटा 4 मेजर क्लासेस हैं। बायोमोलिक्यूल्स की 4 मेजर क्लासेस हैं। नंबर 1 प्रोटीन्स, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 3 लिपिड्स, नंबर 4 न्यूक्लिक एसिड्स। ये 4 मेजर बेसिक बायोमोलिक्यूल्स हैं जो आपकी बॉडी
का पूरा स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, जो आपको एनर्जी भी दे रहे हैं, जो एनर्जी सेव करने के लिए आपकी बॉडी में स्टोर भी हो रहे हैं। कुल मिलाकर आपके जिस्म में जितनी भी चीजें काम कर रही हैं वो सारी की सारी इन्हीं में से कोई ना कोई एक है। ठीक है, कोई नई चीज आपकी बॉडी में काम नहीं कर रही है, ये चारों ही चीजें हैं जो आपकी बॉडी में काम कर रही हैं। हर चीज आपकी बॉडी में इन्हीं क्लास में से किसी एक में फॉल होती है। ठीक है, अब हम इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। ये चारों बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। प्रोटीन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, ठीक है, लिपिड बहुत बड़ा है इस वजह से पूरा नहीं आ सकता, थोड़ा आता है, और न्यूक्लिक एसिड भी लॉन्ग में आ सकता है। मतलब इन पे नोट लिखने के लिए आता है, फिर आपको इनके बारे में जो भी पता है आप लिखते रहें, ऐसी वाली कहानी होती है। ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन। आ जाते हैं प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। प्रोटीन का जो लफ्ज है ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, और इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है पहले नंबर पर आने वाला, फर्स्ट रैंक। ठीक है, सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा अजीम, टॉप मोस्ट, अव्वल, नंबर वन, ये मीनिंग होते हैं प्रोटियोस के ग्रीक लैंग्वेज में। तो इसको क्यों रखा गया फर्स्ट रैंक, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़ेंगे बेटा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये वाला बायोमोलिक्यूल है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा अबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा वाइटल है। ठीक है, दे आर डिफाइंड एज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो है वो पॉलीमर है किसके, अमाइनो एसिड के। यानी कि आपके पास एक पॉइंट आ गया कि प्रोटीन का मोनोमर क्या कहलाता है, अमाइनो एसिड। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड। ठीक है, याद रखना, इस बात को भूलना नहीं है। दोबारा बता रही हूँ, प्रोटीन एक पॉलीमर है, प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है। इस पॉलीमर का मोनोमर क्या कहलाता है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, आगे लिखा है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लिविंग सेल। हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स जिन ब्लॉक्स से बने हुए हैं, जो उनका स्ट्रक्चर नजर आता है हमें, दैट इज प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, हार्ट है, हार्ट, ठीक है, गाय का हार्ट तो सब देखते ही हैं, अभी कुर्बानी वगैरह होती है उसमें। अब एक गाय का दिल है, ठीक है, अब तुम बोलोगे यार इस दिल का एक स्ट्रक्चर है, इसमें 4 चेम्बर्स हैं, ऐसे नस आ रही है जा रही है, ठीक है, और एक होता है फंक्शन कि ये बीट करता है, ये ब्लड को पंप करता है, ये बता रहे हो तुम फंक्शन। जो ये तुम स्ट्रक्चर दिख रहा है ना तुम्हें अपनी आंखों से, ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लिविंग सेल। इसके अलावा क्या लिखा है, हेयर, नेल, स्किन एंड फेदर्स आर एंटायरली मेड अप ऑफ प्रोटीन। वैसे तो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लेकिन प्रोटीन के अलावा और भी चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, जैसे कि चिकनाई, सही है, हमारे जिस्म में चर्बी मौजूद है, चर्बी क्या है, चिकनाई, चिकनाई होती है लिपिड, तो लिपिड भी है ना, खाली प्रोटीन तो नहीं है। सही है, तो ज्यादातर चीजें प्रोटीन से बनी हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत और भी बायोमोलिक्यूल है। लेकिन 4 ऑर्गन्स यहाँ पर ऐसे बता
अच्छा, तो बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोटीन्स के बारे में। मैं आपसे कह रही थी कि दे कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। ठीक है, ड्राई वेट क्या होता है ये आप बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं। अगर हम लिविंग सेल में से जो पानी वाला हिस्सा है उसको हटा दें तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचेगा दैट इज नोन एज ड्राई वेट ऑफ द सेल। ठीक है, ड्राई वेट का 50% से ज्यादा पार्ट प्रोटीन है, बाकी के जो 3 बचे हैं वो कहाँ जाएंगे? खुद सोचो, जो बाकी के 3 बायोमोलिक्यूल बचे वो कहाँ जाएंगे जब 50% से भी ज्यादा प्रोटीन है? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए इसको फर्स्ट रैंक का नाम दिया गया है, इसीलिए इसको प्रोटियोज यानी प्रोटीन का नाम दिया गया है, क्योंकि इट इज एट द फर्स्ट रैंक, ये सबसे ज्यादा मौजूद है आपके सेल के अंदर। ठीक है, जो नाम है प्रोटीन ये इसको दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था बर्जेलियस। 1838 के अंदर इन्होंने प्रोटीन को नाम दिया था। हु नेम्ड प्रोटीन? बर्जेलियस इन 1838 नेम्ड प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा नाम देने के अलावा फिर प्रोटीन पर काम होने लगा, रिसर्चेज होने लगी। उसके बाद जब रिसर्चेज होने लगी तो पता चला कि प्रोटीन की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसकी इंपॉर्टेंस पर सबसे पहले जो बात करने वाले थे उनका नाम था G.J. मल्डर। इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन बताई थी 1883 के अंदर। ठीक है, यानी कि 1830s में जो है जाकर प्रोटीन जो है वो डेवलप हुआ था, पहली दफा जो है वो डिस्कवर किया गया था, और उसके बाद फिर प्रोटीन की इंपॉर्टेंस और उसके कामों पर फिर बहुत सालों तक और आज तक जो है वो बात हो रही है। इसके अलावा दे आर कंप्राइज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आपने पढ़ा है 6 एलिमेंट्स है मेजर, उन 6 में से 4 एलिमेंट्स से मिलकर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, उन 6 में से 4 से मिलकर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। समटाइम्स दे मे हैव सल्फर एंड फॉस्फोरस, हो सकता है कभी इनके स्ट्रक्चर में सल्फर और फॉस्फोरस मौजूद हो कभी, अदरवाइज जो पक्का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसके अंदर 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसीलिए दे आर कॉल्ड नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स। बाज दफा पेपर में ना क्वेश्चन आ जाता है डैश आर नोन एज नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स, तो उसके लिए ये बात याद रखिएगा कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्योंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इस वजह से हम प्रोटीन को नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स भी कह देते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू की बात है जो मैंने यहाँ पर लिख दी थी ताकि आप, इसके अलावा सोर्सेस कहाँ से प्रोटीन मिलता है सबको पता है, एग में प्रोटीन होता है, मिल्क में होता है, हर तरह के गोश्त में प्रोटीन होता है, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो व्हील हो, कोई भी गोश्त हो उसके अंदर क्या मौजूद होगा? प्रोटीन मौजूद होगा। फिश के अंदर पाया जाता है, बीन्स के अंदर पाया जाता है, जितने भी तरह के नट्स हैं, सीड्स हैं, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, इन सब चीजों के अंदर जो है वो प्रोटीन अच्छी मकदार में पाया जाता है। बराबर में डायग्राम भी है जिसमें आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं जरा अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ने के लिए। अमाइनो एसिड क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? खुद सोचिए, छोटे छोटे से सब यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन बन रहा है। जब तक हम इन छोटे छोटे यूनिट्स को नहीं पहचानेंगे तब तक हम प्रोटीन को कैसे जानेंगे? प्रोटीन तो अमाइनो एसिड से ही मिलकर बना हुआ है ना। जब तक हम अमाइनो एसिड्स को नहीं पहचान जाएंगे तब तक हम प्रोटीन्स को नहीं समझ सकते, क्योंकि अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा, अमाइनो एसिड के अंदर मौजूद जो चीजें होंगी वही आगे जाकर प्रोटीन्स की प्रॉपर्टी बना रही होंगी। ठीक है ना, क्योंकि जो छोटा सब यूनिट होगा वही असल में रोल प्ले कर रहा होगा एक पॉलीमर को बनाने में, उसकी पर्सनालिटी को बनाने में। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले छोटा वाला यूनिट पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आए कि ये क्या है, उसके बाद फिर हम इससे जो है वो आगे प्रोटीन की तरफ जाएंगे। तो मैं पढ़ रही हूँ अमाइनो एसिड्स के बारे में। आप लोगों ने प्रोटीन का नाम तो शायद पहले सुना हुआ हो, लेकिन अमाइनो एसिड्स के बारे में आप मुझे पता है पहली दफा पढ़ रहे होंगे, तो बहुत दिमाग से बातों को समझकर पढ़ना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको बात समझा सकूं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहली लाइन लिखिए, प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, या आप कह सकते हैं पॉलीमर। ये बात आपको पता है
इतना हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं या वो पॉलीमर्स हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, दीज पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल मोनोमर्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। ये पॉलीमर्स छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं, जिन मोनोमर्स का नाम होता है अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एक डायग्राम बनाई हुई है मैंने, जो चौकोर डब्बा है उसके नीचे मैंने लिखा है प्रोटीन, और इस चौकोर डब्बे के अंदर एक बहुत छोटा सा डब्बा बनाया है जिसका नाम है अमाइनो एसिड। तो बात समझ में आ गई होगी आपके कि अगर प्रोटीन इतना बड़ा है तो उसके अंदर बहुत छोटे 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 सब यूनिट्स लगे हुए हैं, और इन सब यूनिट में जो एक यूनिट है उसका नाम है अमाइनो एसिड। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं तो एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। These amino acids linked together via splice bonds called peptide bond। जब एक अमाइनो एसिड दूसरे से जुड़ता है तो बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब आप कहेंगे ये कौन सा बॉन्ड है मिस, आपने तो कहा था हर चीज के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। मैंने कही थी ना ये बात कल कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सबके दरमियान एक ही तरह का बॉन्ड होता है जिसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड ही है ये। कोवेलेंट बॉन्ड की एक टाइप है जिसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड का वर्ड हम प्रोटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन बना रहा है ये बॉन्ड, इसलिए हमने इसका नाम पेप्टाइड बॉन्ड रख दिया है। ये कोवेलेंट बॉन्ड ही। जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पढ़ोगे सबके अंदर अलग अलग नामों से पढ़ोगे बॉन्ड, लेकिन वो सारे के सारे कोवेलेंट होंगे। उन सबके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो रही होगी, इसलिए अपने दिमाग को क्लियर रखना इस बात पे, ठीक है। तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ेगा, बीच में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। फिर ये दो अमाइनो एसिड तीसरे से जुड़ेंगे, बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से, पांचवा छठे से, छठा सातवें से, सबके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, अच्छा ये देखो, ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। इस अमाइनो एसिड को आपने जोड़ा एक और अमाइनो एसिड के साथ, तो ये क्या है, ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। फिर ये वाला अमाइनो एसिड जुड़ेगा तीसरे से, क्योंकि जुड़ेंगे तो प्रोटीन बनेगा ना, तो ये भी क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड। फिर ये जुड़ेगा चौथे अमाइनो एसिड से, तो ये क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड। फिर पांचवे से जुड़ेगा, तो ये क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आ गई। इस तरह जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, और हर पूरी लाइन के अंदर हर अमाइनो एसिड के दरमियान में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये पेप्टाइड बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, लेकिन क्योंकि ये प्रोटीन के अंदर बन रहा है इसलिए इसका नाम हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। बाकी कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि ये एक कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन क्योंकि ये प्रोटीन्स के अंदर बन रहा है इसलिए इसका नाम बदल दिया, प्यारा सा नाम रख दिया बस, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ईच प्रोटीन हैज अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। किसी प्रोटीन में दो अमाइनो एसिड एक जैसे होते हैं, फिर चार अलग होंगे, फिर दो अलग होंगे, फिर एक अलग होंगे, अलग प्रोटीन बन गया। इसी तरह से पहला वाला अमाइनो एसिड जो वहां लगा हुआ था वो आखिर में आके लग गया, चौथा वाला पहले आके लग गया, इस तरह के तो अलग प्रोटीन बन गया। यानी कि अमाइनो एसिड के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है ना जब आपस में है ना, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर अलग अलग तरह। एग्जाम्पल अभी मैंने क्लोनिंग में एग्जाम्पल दी थी तो मैं वही दे देती हूँ। इंसुलिन पढ़ा था, इंसुलिन, ठीक है। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन भी लिखा हुआ था वहां पे, दोनों प्रोटीन है। तो अब प्रोटीन का मतलब क्या होगा कि दोनों सिमिलर होंगे, नहीं, इंसुलिन का फंक्शन बिल्कुल अलग, ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन का बिल्कुल अलग। पेप्सिन पढ़ा होगा, पेप्सिन पढ़ा हुआ होगा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है पेप्सिन, दैट इज प्रोटीन, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा। कैसे, वो अमाइनो एसिड जो इंसुलिन में चौथे, आठवें और 10वें नंबर पर लगा हुआ है, वो वाला अमाइनो एसिड जो है वो पेप्सिन के अंदर पहले, छठे और 12वें पोर्शन पे लगा हुआ है। समझ रहे हो ना, अमाइनो एसिड्स एक ही हैं, लेकिन उनकी अलग अलग वेराइटीज हैं जो कि अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज हो गई हैं, तो अलग अलग प्रोटीन बन गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक गले की माला बना रही हूँ,
मेरे पास 4 मोती लाल हैं, 4 मोती ग्रीन है, 4 मोती ब्लू हैं, तो मैंने क्या किया, पहले लगाया ब्लू फिर रेड फिर ग्रीन, फिर ब्लू फिर रेड फिर ग्रीन, फिर ब्लू फिर रेड फिर ग्रीन, ये एक अलग सीक्वेंस हो गई। एक मैंने लगाया तीनों ब्लू साथ, तीनों रेड साथ, तीनों ग्रीन साथ, ये अलग सीक्वेंस हो गई। एक एक दो और एक ग्रीन, फिर मैंने लगाया 2 रेड और एक ग्रीन, ठीक है, तो ये एक अलग तरह की सीक्वेंस हो गई। सिमिलरली अमाइनो एसिड्स भी इस तरह अलग अलग सीक्वेंसेस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनते हैं उनसे, ठीक है। आखिरी बात, देयर आर 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स। दुनिया में नेचुरली जो पाए जाते हैं वो 20 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं। तो 20 का मतलब है कि 20 अलग अलग अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कैसे प्रोटीन बनाएंगे? फॉर एग्जांपल इन 20 में से जो पहला है ना, वो इंसुलिन के अंदर 6 जगह मौजूद है, जो 12वां है वो 8 जगह मौजूद है, जो 20वां है वो 2 जगह मौजूद है, तो इंसुलिन का स्ट्रक्चर अलग हो गया, ठीक है। फिर इन्हीं 20 में से जो है वो ग्रोथ हार्मोन का स्ट्रक्चर भी बनेगा, इन्हीं 20 में से जो है वो पेप्सिन का स्ट्रक्चर भी बनेगा, आपकी आई लैशेस बनी हुई है, आपके बाल बने हुए हैं, आपके नेल बने हुए हैं, आपकी स्किन बनी हुई है, हर चीज अलग है। कैसे? बिकॉज ऑफ यूनिक सीक्वेंस ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स। इज दैट क्लियर? मैं अभी आपको पूरा बताऊंगी अमाइनो एसिड दिखने में कैसा होता है, कैसे ज्वाइन करता है, कैसे स्ट्रक्चर बनाता है। अभी जितनी बात बताई है वो समझ आई है? अगर आई है तो पहले थम्स अप करो, ताकि फिर मैं आगे जाऊंगी, वरना आगे नहीं जाऊंगी। आया समझ में? नहीं आया? आ गया। अच्छा, अब देखने जा रहे हैं हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कि एक अमाइनो एसिड कैसा होता है। चलो भाई, इस वक्त तुम्हारे सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब आपका सवाल होगा, मिस अमाइनो एसिड तो 20 तरह के हैं, तो ये कौन सा वाला है? दिस इज नोन एज जनरल स्ट्रक्चर। जनरल, ये 20 के 20 इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। चेंजेस कहां पर होते हैं मैं भी तुम लोगों को बताती हूँ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने इस वक्त बना हुआ है ये एक अमाइनो एसिड है। देख लो, इसमें सारे वही एलिमेंट्स हैं जो तुम लोग 6 एलिमेंट्स पढ़कर आए हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा कोई और चीज नजर नहीं आ रही होगी, ऐसा ही है, ठीक है। नीचे देखो क्या लिखा है, ईच अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड जो है एटलीस्ट, जरूर होता है उसके अंदर, एटलीस्ट पजेस वन बेसिक ग्रुप। एक ग्रुप होता है जिसकी बेसिक नेचर होती है, यानी कि बेस वाली। बेसिक का मतलब वो नहीं है टिपिकल, बेस का मतलब है बेस वाली, बेस एसिड और बेस होता है ना वो। बेसिक ग्रुप कॉल्ड अमाइनो ग्रुप। देखो फिगर में कार्बन के लेफ्ट साइड पर देखो क्या बना हुआ है, एन बना हुआ है, एन, और एन से निकले हुए 2 एच, ये है अमाइनो ग्रुप, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में देखो NH2, नजर आ रहा है? एक N है उस पे 2 H लगे हुए, तो हो गया NH2। तो ये जो NH2 है ना, दिस इज नोन एज अमाइनो ग्रुप। ये क्या कहलाता है? अमाइनो ग्रुप कहलाता है। ये ग्रुप बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, ये बेस वाली प्रॉपर्टीज शो करता है। एंड वन एसिडिक ग्रुप, और इसी स्ट्रक्चर में एक एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होना जरूरी है। वो कौन सा ग्रुप है? उसका नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो सी जो बना हुआ है ना सेंटर में, सी, उसके राइट साइड पे देखो क्या बना हुआ है, COOH। सी से 2 O निकले हुए हैं, फिर O से ऊपर एक H निकला हुआ है, तो पूरा मॉलिक्यूल बन गया COOH, ठीक है। एसिड ग्रुप कंटेन करता है अमाइनो एसिड एक, जिसका नाम है COOH। तो कितने ग्रुप हो गए? 2 ग्रुप हो गए। नंबर 1 अमाइनो ग्रुप NH2, 2 कार्बो COOH। कोई भी अमाइनो एसिड होगा ये 2 होने जरूरी हैं। क्या कहा मैंने? कोई भी अमाइनो एसिड होगा ये 2 ग्रुप्स होने जरूरी हैं, एसिडिक भी बेसिक भी। तो ये भी एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल हो गया ना, ये भी एम्फोटेरिक हो गया ना, एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज शो करेगा, तो एम्फोटेरिक हो गया, ठीक है। दो ग्रुप्स NH2 और COOH, क्या लिखा है? अटैच टू अ सिंगल कार्बन। ये दोनों ग्रुप्स, अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों एक ही कार्बन से अटैच हैं जो बीच में प्रेजेंट है। इस कार्बन का नाम है अल्फा कार्बन। अगर सारे ग्रुप्स जितने भी किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं एक ही कार्बन से अटैच होते हैं, तो उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन।
अगर सारे ग्रुप्स जो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं एक ही कार्बन से अटैच होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट, तो उस कार्बन का नाम होता है अल्फा कार्बन। ये केमिस्ट्री का रूल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अप्लाई हो रहा है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद बीच वाला जो सी है उसके ऊपर लगा हुआ है एच और नीचे क्या लगा हुआ है आर। ये आर क्या है भाई? आर नाम का तो हमने कोई एलिमेंट भी नहीं पढ़ा। नीचे देखो क्या लिखा है, हेयर आर इज द रेडिकल ग्रुप। क्या लिखा है भाई? हेयर आर इज द रेडिकल ग्रुप। रेडिकल ग्रुप क्या होगा? मैंने तुमसे कहा 20 तरह के अमाइनो एसिड हैं, तो वो जो 20 तरह के अमाइनो एसिड अलग अलग होंगे ना, वो इस आर की वजह से होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अमाइनो जिसका नाम होता है ग्लाइसिन। क्या नाम होता है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में आर की जगह एच लगा हुआ होता है, एक हाइड्रोजन, ग्लाइसिन हो गया, ठीक है। एक होता है जिसका नाम होता है एलानीन। क्या नाम होता है? एलानीन। अमाइनो एसिड बता रही हूँ, 20 होते हैं ना, उनमें से बता रही हूँ। पहला बताया ग्लाइसिन, दूसरा बताया एलानीन, ALANINE, एलानीन। एलानीन में क्या होता है? इस आर की जगह पे लगा हुआ होता है CH3 मिथाइल ग्रुप। क्या लगा हुआ होता है? CH3 मिथाइल ग्रुप। तो अमाइनो एसिड का नाम बदल गया, क्या नाम हो गया? एलानीन। तो यानी कि अमाइनो एसिड जितने भी हैं 20 के 20, उन सबका स्ट्रक्चर सेम है ऊपर से, सिर्फ नीचे जो आर वाली जगह है ना वहां पर चेंजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ कुर्बानी होती है, कुर्बानी के बाद हमारे घर में बनता है आलू गोश्त, भिंडी गोश्त, टिंडे गोश्त, चुकंदर गोश्त, लौकी गोश्त, तुरई गोश्त, हर चीज अम्मा गोश्त में डाल देती हैं। ऐसा ही होता है, दाल गोश्त, ठीक है। तो समझ लो कि ये जो आर है ना, इसकी जगह तुम आलू, टिंडे, लौकी, तुरई, भिंडी जो डालना डाल दो, गोश्त ऊपर एक ही रहेगा, ठीक है। ये जो ऊपर है ना अमाइनो एसिड का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है आर के अलावा, ये गोश्त है। गोश्त के साथ अब आप आर की जगह आलू लगा दें तो आलू गोश्त बन जाएगा, आर की जगह आप टिंडे लगा दें तो टिंडे गोश्त बन जाएगा, आर की जगह आप लौकी लगा दें तो लौकी गोश्त बन जाएगा, भिंडी लगा दें तो भिंडी गोश्त बन जाएगा। सही है। यही कहानी अमाइनो एसिड की है कि अमाइनो एसिड का ओवरऑल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर यही है, लेकिन आर की जगह दूसरी चीजें लगाने से उसका नाम बदलता रहेगा। इस आर की बेसिस पर आपके पास 20 अमाइनो एसिड हैं, ऊपर से वो ऐसे ही है, सारे के सारे सेम है 20 के 20। आर की जगह पर नई नई चीजें लगाकर उनको नए नए नाम दिए गए हैं, ठीक है। अभी तो क्लास ओवर हो गई है, अगर आप लोग कहें या फिर मैं कर दूंगी ऐसा कि मैं आप लोगों को एक पिक्चर शो कर दूंगी प्रेजेंटेशन के अंदर ही, जैसे आपके कोर्स में नहीं है बेटा अमाइनो एसिड की टाइप्स, लेकिन मैं आपको एक नजर दिखा दूंगी कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो होते हैं अमाइनो एसिड के, और आर की जगह क्या क्या चीजें लगी हुई होती हैं। जाहिर सी बात है, अब आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में सवाल तो आ रहे होंगे ना कि मिस तो फिर क्या होता है, किस तरह होता है, तो वो चीजें फिर मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। अभी ये स्ट्रक्चर समझ में आया सबको? जनरल स्ट्रक्चर क्या क्या है? 2 ग्रुप्स हैं, अमाइनो ग्रुप बेसिक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक है, बीच में जो कार्बन है जिससे दोनों अटैच है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन के नीचे एक जगह है खाली डैश जिसका नाम है आर, रेडिकल ग्रुप। इसकी जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं, जो लगाएंगे वो अमाइनो एसिड बन जाएगा नई तरीके का, ठीक है। अब इसको जरा आगे कंटिन्यू करेंगे, अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते कैसे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना मैंने आपके सामने, प्रैक्टिस मत कीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए क्लास बाद आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तब आप क्लास तो प्लीज ये प्रैक्टिस आपने की भी हो अपने लिए कर लीजिएगा अपनी लेक्चर कॉपी में। इसकी करना चाहें इसकी कर ले, मर्जी है, लेकिन मैं आपको चाह रही हूँ कि और आसान डायग्राम दूं, उसकी प्रैक्टिस आप लोग अपनी कॉपी में जरूर कर लीजिएगा। अभी प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो बेटा आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में फिर आगे जो है वो अमाइनो एसिड की हम लिंकेज पढ़ेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है और किस तरह से 2 अमाइनो एसिड आपस में जाकर जुड़ते हैं और वाटर रिलीज होता है। वाटर रिलीज होता है ना, कंडेंसेशन पढ़ेंगे कल हम, ठीक है, ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर आज का यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।